हेलो दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। रसायन का मतलब होता है केमिकल, जिसे हिंदी में आप कह सकते हो पदार्थ। और विज्ञान का मतलब है स्टडी, अध्ययन। रसायनों का ज्ञान, पदार्थों का अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। इस शाखा में पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पदार्थों के गुणों का अध्ययन होता है, पदार्थों की संरचना का अध्ययन होता है और पदार्थों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन होता है। पदार्थों के गुण दो प्रकार के गुण होते हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अलग अलग पदार्थों की अलग अलग संरचना होती है। पदार्थों में दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, पदार्थों की संरचना और पदार्थों में होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लेवोशिए को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेवोशिए रसायन विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। इस सब्जेक्ट को जन्म देने वाला लेवोशिए, इसे याद रखना। तो अब हम शुरू करते हैं। पदार्थ, तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं। ये सनमाइका भी पदार्थ है, ये प्लास्टिक भी पदार्थ है। हमारा शरीर पदार्थों से बना है। हमारे नाखून, त्वचा और बाल प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन एक पदार्थ है। सोना, चांदी, ये सभी धातुएं पदार्थ हैं। ये हवा भी पदार्थ है। हवा में बहुत सारी गैसें उपस्थित हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सभी पदार्थ हैं और सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं। इन सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहा जाता है। सबसे छोटे कण, पदार्थ के सबसे छोटे कण परमाणु कहलाते हैं। अलग अलग पदार्थों में परमाणु अलग अलग रूप में हो सकते हैं। किसी पदार्थ में परमाणु अणु के रूप में होते हैं, तो किसी दूसरे पदार्थ में परमाणु परमाणु के रूप में हो सकते हैं और किसी पदार्थ में परमाणु आयनों के रूप में भी हो सकते हैं, धनायन और ऋणायन के रूप में हो सकते हैं। अणु जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, जल, इन पदार्थों में परमाणु अणु के रूप में होते हैं। यह जल का अणु है, यह ऑक्सीजन का अणु है और यह नाइट्रोजन गैस का अणु है। परमाणु आपस में मिलकर, आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन गैस का अणु बनाते हैं। नाइट्रोजन के दो परमाणु मिलकर नाइट्रोजन गैस का अणु बनाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर अलग अलग पदार्थों के अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ मिलकर जल का एक अणु बनाते हैं। तो जल में अणु होते हैं, गैसों के अणु होते हैं। कुछ गैसें जैसे हीलियम गैस, नियॉन गैस, इनमें अणु नहीं होते, इनमें केवल परमाणु होते हैं। हीलियम गैस में हीलियम के परमाणु होते हैं, नियॉन गैस में नियॉन के परमाणु होते हैं। हीलियम He2 अणु के रूप में नहीं पाया जाता। हीलियम के दो परमाणु आपस में जुड़कर अणु नहीं बनाते। हीलियम केवल परमाणु के रूप में मिलता है। अणु क्यों नहीं बनाते, इस बात को हम आने वाले अध्याय में समझेंगे। आयन की बात करते हैं तो कुछ पदार्थों में परमाणु आयनों के रूप में होते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, धनायन और ऋणायन।
जैसे हम नमक की बात करते हैं तो नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम के धनायन के रूप में होता है और क्लोरीन ऋणायन के रूप में होता है। क्लोरीन के इस ऋणायन को क्लोराइड बोलते हैं। तो नमक में परमाणु आयनों के रूप में होते हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है? देखो, परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं और एटम शब्द एटोमॉस से बना है। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है एटोमॉस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अविभाज्य। परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। डाल्टन ने बोला था कि सभी पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने और ये छोटे कण अविभाज्य होते हैं। इन कणों को परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु को आगे विभाजित नहीं कर सकते, मतलब आगे छोटे छोटे कणों में नहीं तोड़ सकते। परमाणु अविभाज्य होता है। डाल्टन के समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, परंतु वर्तमान में हम जानते हैं कि परमाणु 3 मूलभूत कणों से बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। डाल्टन के बाद जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये बात सिद्ध हो गई कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता है। परमाणु को आगे दूसरे कणों में तोड़ा जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है। तो डाल्टन की ये बात गलत थी कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु में इन तीनों कणों की व्यवस्था क्या होती है? ये तीनों कण कहाँ उपस्थित होते हैं? परमाणु का सेंटर, परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर परमाणु का केंद्र बनाते हैं, जिसे हम नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होते हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु की संरचना को हम इस तरह से बनाते हैं। ये संरचना परमाणु को समझने के लिए। इलेक्ट्रॉन के इस वृत्ताकार रास्ते को कक्षा या कोश या कक्ष कहा जाता है। तो यह परमाणु संरचना का एक सामान्य डायग्राम है। परमाणु का सेंटर नाभिक कहलाता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इस पेन की स्याही काली स्याही, और इस स्याही में कार्बन के काले काले परमाणु होते हैं। कार्बन काला होता है और कार्बन के एक परमाणु के सेंटर में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और इस नाभिक के चारों ओर प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो अभी इस स्याही के अंदर जितने भी कार्बन के परमाणु हैं, उन सब की संरचना कुछ इस तरह से होती है। परमाणु की संरचना को हम देख नहीं सकते। परमाणु पदार्थ का बहुत ही छोटा कण है, जिसे सूक्ष्मदर्शी से देखना कठिन है। यह संरचना रदरफोर्ड और नील्स बोर के प्रयोगों का परिणाम है। मतलब इस संरचना का पता प्रयोगों से चला, इसे किसी ने देखा नहीं। और इन प्रयोगों के बारे में हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों कणों को सम्मिलित रूप से, मतलब एक साथ, न्यूक्लियॉन कहा जाता है।
याद रखना। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों प्रकार के कणों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों स्थायी कण हैं, परमाणु में स्थायी रूप से पाए जाते हैं, परंतु परमाणु के नाभिक में और भी कण पाए जाते हैं और ये कण अस्थायी होते हैं, टिकते नहीं हैं। ये टिकाऊ होते हैं और ये कण टिकते नहीं हैं। परमाणु के नाभिक में बीटा कण पाए जाते हैं। बीटा कणों को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं, नाभिक में पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं और पॉजिट्रॉन एक तरह से बीटा कण ही होता है, परंतु धनावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन कण है। नाभिक में प्रोटॉन का विपरीत कण एंटी प्रोटॉन भी होता है। प्रोटॉन धनावेशित है, एंटी प्रोटॉन ऋणावेशित होता है। न्यूट्रॉन के अलावा एंटी न्यूट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी कणों में चक्रण होता है। ये कण अपने स्थान पर इस तरह से चक्रण करते हैं। प्रोटॉन के चक्रण की दिशा मान लो घड़ी की सुई की दिशा में, तो एंटी प्रोटॉन के चक्रण की दिशा विपरीत होती है। प्रोटॉन का विपरीत चक्रण होता है एंटी प्रोटॉन का। प्रोटॉन सीधा घूमता है तो एंटी प्रोटॉन विपरीत घूमता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का जो भी चक्रण होता है उस चक्रण का विपरीत चक्रण एंटी न्यूट्रॉन का होता है। इसके अलावा नाभिक में और भी कण होते हैं जो अस्थायी कण हैं। नाभिक में न्यूट्रिनो होते हैं, एंटी न्यूट्रिनो होते हैं, मेसॉन होते हैं। आपको केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समझना है, सभी कणों को नहीं समझना है। इन कणों का केवल नाम याद रख लेना या इनको रीड कर लेना। तो आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, और आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। लेकिन प्रोटॉन की खोज पर बहुत बार कंफ्यूजन होता है, तो चलो इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। कंफ्यूजन क्या है? जब आप अलग अलग बुक पढ़ते हो तो अलग अलग बुक में प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम अलग अलग मिलता है। किसी बुक में लिखा रहता है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और किसी बुक में लिखा रहता है कि प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की। परंतु खोजकर्ता तो एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। तो आप याद रखो, प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की, गोल्डस्टीन ने नहीं की। इन्होंने केवल अनुमान लगाया था। 1886 में गोल्डस्टीन ने अनुमान लगाया कि परमाणु के सेंटर में, परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन के समान धनावेशित कण पाए जाते हैं। तो गोल्डस्टीन का यह केवल अनुमान था। 1886 के बाद 1920 में रदरफोर्ड ने प्रयोग किए और इन्होंने स्पष्ट जानकारी दी। इन्होंने अपने प्रयोगों से स्पष्ट जानकारी दी कि परमाणु का सेंटर नाभिक होता है और नाभिक में धनावेशित कण प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को जाता है। गोल्डस्टीन ने तो केवल अनुमान लगाया था। आप भी क्या करते हो? एग्जाम में प्रश्न आता है
4 ऑप्शन होते हैं ABCD, और जब आपको उत्तर नहीं पता होता है तो आप क्या करते हो, अनुमान लगाते हो, और अनुमान गलत भी हो सकता है। अगर आपको उत्तर की स्पष्ट जानकारी है, आपको सही सही उत्तर पता है तो टिक करो, परंतु अनुमान मत लगाओ। अब हम आवेश की बात करते हैं, और अक्सर एग्जाम में आवेश पर आधारित प्रश्न आते हैं या दूसरे प्रश्नों में आवेश की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आवेश आपको याद रखना है। आवेश क्या है? आवेश इन कणों की प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। कूलाम क्या है? सी का मतलब कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक है, और इतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। अंतर क्या है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। यह माइनस में होता है और यह प्लस में होता है। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को पॉइंट के 1 अंक तक लिख सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आप इस तरह भी लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। न्यूट्रॉन इस पर कोई आवेश नहीं होता। N फॉर न्यूट्रॉन, N फॉर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, मतलब न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक, प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का इकाई आवेश -1 और प्रोटॉन का इकाई आवेश +1 होता है। इकाई आवेश का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसको हम 1 मान लेते हैं, और आगे माइनस है। इस पूरे मान को 1 मान लिया तो इसे बोला जाता है इकाई आवेश। सिंपल कैलकुलेशन में हम इकाई आवेश का उपयोग करते हैं। जैसे अगर कोई परमाणु, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है, तो इस पर 1 धन आवेश आ जाता है। इस तरह से जो हम आवेश लिखते हैं, यह आवेश इकाई आवेश होता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर 1 धन आवेश। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर 2 धन आवेश। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, इस पर 3 धन आवेश। इलेक्ट्रॉन देने का मतलब है ऋणावेश का घटना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो ऋणावेश कम हो जाता है और धनावेश बढ़ जाता है। सोडियम पर 1 धनावेश होता है, यह इकाई धनावेश है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि इस धनावेश का मान कितना है, एक प्रोटॉन का इकाई धनावेश +1 होता है, और यह किसके बराबर है? इसके बराबर। तो सोडियम पर +1 आवेश का मतलब है कि सोडियम पर +1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश है। कैल्शियम पर कितना धनावेश है? तो कैल्शियम पर 2 इकाई आवेश है, 2 इकाई आवेश, और इस पर 3 इकाई आवेश। तो कैल्शियम पर जो धनावेश है उसका कूलाम में मान कितना होगा? तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना होगा। एल्यूमिनियम पर +3 का मतलब 3 इकाई धनावेश, 3 इकाई आवेश, और इसका मान कितना होगा? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सामान्य कैलकुलेशन में सुविधा के लिए इन्हीं मानों को इस तरह से लिखा जाता है, जिसे इकाई आवेश बोलते हैं। तो आवेश का मान आपको याद रखना है। तो ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका द्रव्यमान भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में,
इतना होता है 9.10938 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यह द्रव्यमान किलोग्राम में है और लगभग में आप इसे याद रख सकते हो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसे ज़रूर याद रखना है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, लगभग में आप इसे याद रखो। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, लगभग में आप इसे याद रखो। तीनों कणों का द्रव्यमान किलोग्राम में लिखा हुआ है। आप चाहे तो इनको 1000 से गुणा करके ग्राम में बदल सकते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है। आप इस संख्या को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो यह ग्राम में बदल जाएगा। 1000 का मतलब 10⁻3। 10⁻31 और 10⁻3 इनका हल क्या होता है? इन दोनों का हल 10⁻28 होता है ग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में और यह ग्राम में। इनका द्रव्यमान AMU में कितना होता है? AMU का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। वर्तमान में AMU के स्थान पर U लिखा जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। एक AMU ग्राम में कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। द्रव्यमान को AMU में कैसे बदलते हैं? सबसे पहले इन द्रव्यमानों को ग्राम में बदलना होता है और जो भी द्रव्यमान ग्राम में प्राप्त होता है उस द्रव्यमान में इस संख्या का भाग लगाते हैं तो द्रव्यमान AMU में बदल जाता है। तो इसका उपयोग करके आप द्रव्यमान को AMU में बदल सकते हो और नहीं बदलना चाहते तो सीधे याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में इतना होता है, AMU, या यहाँ पर आप U भी लिख सकते हो। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। सामान्य कैलकुलेशन में, सामान्य गणनाओं में इन द्रव्यमानों का उपयोग नहीं होता है, लगभग द्रव्यमान का उपयोग होता है। तो AMU में इलेक्ट्रॉन का लगभग द्रव्यमान 0 होगा क्योंकि यह संख्या बहुत छोटी है, तो लगभग 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य है, बहुत कम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU के आसपास है। इसी तरह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU के आसपास है। जब हम किसी तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जैसे सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है तो सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। इन तीनों कणों के द्रव्यमानों को हम जोड़ते हैं तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकलता है। परंतु चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हमेशा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से निकालते हैं। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU होता है तो 11 प्रोटॉन का कितना होगा? 11 AMU। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU है तो 12 न्यूट्रॉन का कितना होगा? 12 AMU। तो इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 11 और 12 23 AMU। यह सोडियम का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार है जो इस तरह से ज्ञात करते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को यहाँ पर नहीं जोड़ते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 AMU, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1 AMU। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होती है उनका द्रव्यमान उतने ही AMU होता है। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है। तो परमाणु द्रव्यमान को आगे हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में किसी तरह का सुधार करना है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो।